अरे पढ़ने वालों, क्लास 11th के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी बुक फर्स्ट की, एनसीईआरटी की, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे चैप्टर वाइज, और वो वीडियो आप लोगों ने बहुत लाइक करी और मेरे पास हजारों कमेंट आए, भैया दूसरी वीडियो बना दो सेकंड बुक की भी। तो दोस्तों ये है सेकंड बुक एनसीईआरटी की, और इसको आज मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स जो आपको पढ़ने चाहिए इस बुक से, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हो। दूसरी बात यह है कि सारे स्कूल ऑफलाइन एग्जाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ स्कूल ऑनलाइन एग्जाम भी लेने की बात कर रहे हैं जो अच्छे स्कूल हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्जाम ऑनलाइन हो और थोड़े डिले हो जाएं, क्योंकि अभी आप लोग तैयार नहीं हुए, पता है इस बात का, बिकॉज ऑनलाइन क्लास बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, बेकार थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने हर दोस्त तक, क्योंकि जब हम किसी का भला करते हैं तो भगवान उस चीज को देखता है, और एक कहावत है, कर भला हो भला। और ये है आपकी पहली वीडियो। अगर आप इस वीडियो को आज जो वीडियो में डाल रहा हूं इसको देखते हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखना, फर्स्ट पार्ट को पहले देखना, सेकंड पार्ट को बाद में देखना। ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका फर्स्ट पार्ट का। ये है फर्स्ट पार्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, और अब मैं शुरू करता हूं ये वीडियो विदाउट टाइम वेस्टिंग। फिजिक्स का कोड है 042, कोर्स स्ट्रक्चर, क्लास 11 2020-21 की थ्योरी, और टाइम 3 आवर्स का मिलता है, 70 नंबर का पेपर होता है। पूरा सारा स्ट्रक्चर, कितने पीरियड मिलने, कितने मार्क्स मिलने, सारा मैंने यहाँ लिखा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए पूरा अपने फोन में कि किस चैप्टर के लिए सरकार ने कितने पीरियड दिए हैं पढ़ाने के लिए। अब वो बात अलग है टीचर कितना पढ़ाते हैं और कितना नहीं पढ़ाते हैं, वो तो उनकी ईमानदारी है। आप कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन 16 चैप्टर में पढ़ाया गया? क्या आपको लॉज ऑफ मोशन के लिए 10 दिन पढ़ाया गया? क्या आपको वर्क एनर्जी पावर के लिए 12 पीरियड दिए गए ऑनलाइन क्लास में? कमेंट करिएगा। क्या आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए 16 पीरियड दिए गए? क्या आपको ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए 8 पीरियड दिए गए? क्या आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के लिए 22 पीरियड लिए, यानी कि 22 दिन तक पढ़ाया? सबको पता है, बच्चों ने मुझे बताया है कि सर टीचर ने ज़्यादातर वीडियो शेयर करके, पीडीएफ शेयर करके पढ़ाया और एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर दिया। यानी कि एक दिन का मतलब 1 घंटे की क्लास भी नहीं पूरी लेते। जूम पर क्लास होती है, 40 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाती है। लेकिन आप फिर भी कमेंट करके बताना, हो सकता है आपका स्कूल अच्छा हो और आपके स्कूल ने आपको सीबीएसई के हिसाब से पढ़ाया हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड है कि आपको एक चैप्टर के लिए कम से कम इतने पीरियड देने हैं, क्या आपके स्कूल ने इसको फॉलो किया है? आपको ये पता कैसे लगेगा कि सीबीएसई ने किस चैप्टर के लिए कितने पीरियड दिए हैं? वो इस वीडियो के शुरू में लिख दिया है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स के लिए 10 पीरियड है, और काइनेटिक थ्योरी के लिए 8 पीरियड है, ऑसिलेशंस के लिए और वेव्स के लिए 23 पीरियड है। मतलब 23 दिन तक आपके टीचर को पढ़ाना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 20 दिन तो पढ़ाना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, आपके टीचर ने कितने दिन पढ़ाया। इस बात को आप आधार बनाकर अपने स्कूल से बात कर सकते हो कि आपके स्कूल में, यानी कि हमारे स्कूल में इस स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ाया गया, तो किस बेस पर आप ऑफलाइन एग्जाम लेने की बात कर रहे हो, जिसका हम विरोध करते हैं। अब सेकंड बुक का पहला चैप्टर है, पहली यूनिट है, यूनिट नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें देखिए सीबीएसई कहती है कि 22 क्लास होनी चाहिए, 22 पीरियड होने चाहिए 40-40 मिनट के। एक स्कूल में एटलीस्ट 40 मिनट का पीरियड होता है, तो इस यूनिट को पढ़ाने के लिए 7वीं यूनिट को 22 पीरियड होने चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, चलो इसमें पहला चैप्टर है चैप्टर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? अगर मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पर तो समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट यही ग्राफ है इसमें, और इसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप प्लीज इस कर्व को जरूर पढ़ के जाना, ये एग्जाम में जरूर आएगा आपके। इसके अलावा इसमें मेन क्या पूछते हैं, परमानेंट सेट क्या होता है, यील्ड पॉइंट क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, जहां पर वायर टूट जाएगा वो फ्रैक्चर पॉइंट होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, यहां से यहां तक वायर हुक्स लॉ को फॉलो करता है। अब हुक्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जहां तक ये प्रॉपर्टी वैलिड रहती है उसी ग्राफ के पार्ट को हम कहते हैं, इस वाले ग्राफ को, इसको हम कहते हैं कि यहां पर ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं जहां से इलास्टिक छोड़कर प्लास्टिक बनना शुरू हो जाता है, तो ये जो डिस्टेंस होती है स्ट्रेन कर्व पर, इसको हम परमानेंट सेट कहते हैं। और ये स्ट्रेस होता है और ये स्ट्रेन होती है। यहाँ पर फ्रैक्चर पॉइंट मतलब अगर आप इससे ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो इसके बाद ये टूट जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट।
तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज्यादा यही है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट, हुक्स लॉ एक नंबर का आ सकता है आपके एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ये बात ध्यान रखिएगा अरे पढ़ने वालों, अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यंग मॉडुलस की डेफिनेशन आ सकती है एक नंबर की, बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन आ सकती है। ये जो आप रेड देख रहे हो ये सब डिलीटेड टॉपिक हैं, जैसे इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशो, इलास्टिक एनर्जी, मतलब सारे टफ चीजें हटा दी हैं चैप्टर से। सच बात ये है, सारी टफ चीजें हटा दी हैं, इजी चीजें छोड़ दी, ये बात अच्छी है, क्योंकि पॉइजन रेशो में काफी दिक्कत आती थी बच्चों को और शेयर मॉडुलस समझ में नहीं आता था। आप बस इसको करके जाना इस चैप्टर में तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। याद रखिएगा स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, और तार का जो एरिया होता है वो सर्कुलर शेप में होता है पाई आर स्क्वायर। तो बस न्यूमेरिकल भी इसी पर आएंगे, ये ग्राफ अच्छी तरह करके जाना, मजा आ जाएगा आपका। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ग्राफ की वीडियो बना दूंगा, इसको अच्छी तरह समझा दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में पिक्चर है जहां पर ग्लास में पानी डाला जा रहा है बोतल से। फ्लूइड्स ये होते हैं फ्लूइड्स, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। तो इस चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं करा गया है, कुछ भी डिलीट नहीं करा गया। और इस चैप्टर का कोर्स क्या क्या है, प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौली थ्योरम, इट्स एप्लीकेशन, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सिस ऑफ प्रेशर अक्रॉस ए कर्व्ड सरफेस, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, आइडियाज टू ड्रॉप्स, बबल्स एंड कैपिलराइज। ईमानदारी से कहूं तो इस चैप्टर में मैं कुछ भी नहीं छोड़ पा रहा हूं। अगर आप मुझसे पूछोगे इंपॉर्टेंट, आप अगर मेरी कोचिंग में पढ़ते और मुझसे पूछते तो मैं कहता सारा चैप्टर कर लो, लेकिन भाई मैंने प्रॉमिस किया इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, सारे टॉपिक एक से एक हैं, फिर भी यार कुछ तो बताना पड़ेगा आपको मुझे, तो मैं बता देता हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पास्कल लॉ, बर्नौली थ्योरम, हाइड्रोलिक लिफ्ट, और भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बबल एंड ड्रॉप। ये चार टॉपिक और एक टॉपिक और सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे। और एक फॉर्मूला होता है इसमें कैपिलराइज का, H इज इक्वल टू 2s कोस थीटा अपॉन r रो g, इसका डेरिवेशन, इसको कैपिलरी राइज या असेंट फॉर्मूला भी कहा जाता है। असेंट का मतलब होता है चढ़ना, तो ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आपके स्कूल में करवाया टीचर ने, समझ लो पक्का देगा, क्योंकि जो टीचर इसको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा है तो समझ लो वो एग्जाम में जरूर देगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं सच कह रहा हूँ इस चैप्टर को पूरा कर लेना, क्योंकि इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ छोड़ नहीं पा रहा हूँ भाई। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, फिर भी मैंने 5 टॉपिक लिखे हैं, पास्कल लॉ लिखा है, बर्नौली थ्योरम लिखी है, हाइड्रोलिक लिफ्ट लिखी है, तो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन में आ जाती है, बबल एंड ड्रॉप का एक्सिस प्रेशर, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन और असेंट फॉर्मूले का डेरिवेशन। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारा ही चैप्टर बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, मजबूरी में मैंने आपको 5 टॉपिक बता दिए। मान लो आपके पास टाइम कम बचे, कई बार हम लास्ट टाइम पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, तो हमें ऐसे टॉपिक पता होने चाहिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 पे आ गए हम, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक टाइम था चैप्टर बहुत बच्चों के लिए मुसीबत होता था, टफ होता था। अरे पढ़ने वालों अब इस चैप्टर में से काफी चीजें हटा दी गई हैं, जैसे हीट की डेफिनेशन हटा दी है, टेम्परेचर की डेफिनेशन, हीट और टेम्परेचर का रिलेशन, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। मतलब सच बताऊं ये चैप्टर इन्होंने करीब 50% यहां से हटा दिया है, क्योंकि इसी से 4-5 पेज भरे हुए हैं बुक के। अब क्या बचता है इसमें, देखो यहां पर हीट टेम्परेचर लिखा हुआ है, यहां पर हीट टेम्परेचर, ये तो रिलेटेड टॉपिक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या लिखोगे, एक तो आप Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ये जरूर करके जाना, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ये फॉर्मूला आप पढ़ के जाना। इसके अलावा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन सब हट चुका है। ब्लैक बॉडी क्या होती है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन लॉ, न्यूटन्स लॉ, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़कर जाने इस चैप्टर से। मोटा मोटा फिर बता देता हूँ, स्टीफन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, और भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, और Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, मेयर फॉर्मूला, ये भी आपको करके जाने हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर पर, थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट नंबर 8। जब हीट फ्लो करने लगती है तो उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। जब हीट फ्लो करने लगे, मैंने माचिस की तिल्ली जलाई, हीट ऊपर चली, उस हीट से गर्म होकर कहीं और हीट चली गई, तो जब हीट फ्लो करने लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की फुल फॉर्म क्या बनेगी, थर्मल मतलब हीट प्लस डायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब जब हीट चलने लगे उसको डायनामिक्स, थर्मोडायनेमिक्स कह देते हैं। नेक्स्ट यहां पर बनता है चैप्टर नंबर 12,
थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं, पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के सबसे खतरनाक टॉपिक तो डिलीट कर दिए हैं। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट थे। हीट इंजन पढ़ने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी। हीट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला, डेरिवेशन करने में अच्छों को पसीना आ जाता था। पुराने बच्चे देख रहे हो तो बता देना कमेंट करके कि आता था नहीं आता था। 2 पेज का डेरिवेशन था इस फॉर्मूले का। इस फॉर्मूले को आप फिर भी पढ़ के जाना, डेरिवेशन ऑफ हीट, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम and definition of temperature, zeroth law of thermodynamics, work and internal energy, first law of thermodynamics, isothermal and adiabatic process, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट इंजन काट दिया है। अब आप कहोगे भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इसमें थर्ड लॉ नहीं होता। और दुनिया में ऐसा पहला टॉपिक है जहां पर जीरोथ लॉ बनाया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब न्यूटन के लॉ पढ़ोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ मिलेंगे आपको। आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलेगी। ये पहला ऐसा टॉपिक है जहां पर फर्स्ट लॉ पहले बनाया, फिर सेकंड लॉ बनाया, फिर बोल दिया बस 2 ही लॉ होंगे, फिर एक लॉ का और पता चला तो उसको जीरोथ लॉ बनाना पड़ा। जैसे आपके स्कूल में 0 पीरियड होता है एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए, कि जो भी कुछ ना कहीं जिसके लिए टाइम हो, म्यूजिक के लिए, डांस के लिए कुछ प्रैक्टिस करवानी हो, किसी बाहर की गेस्ट की मीटिंग करवानी हो, तो उसके लिए 0 पीरियड होता है स्कूल में 1 घंटे का। एक्चुअल में 0 पीरियड क्या होता है, ये पहले प्रेयर होती थी हमारे टाइम पर, प्रेयर सब उड़ गई, अब 0 पीरियड होता है, इसमें स्कूल अपने एक्टिविटी करवाते हैं। ऐसे ही 0 लॉ है, तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये अच्छी तरह पढ़ के जाना। इसके अलावा आप इसमें जरूर पढ़ के जाना कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, और थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर 2 चीज कांटेक्ट में हो लेकिन ना उसको ठंडा गर्म फील हो रहा हो ना उसका हो रहा हो, तो समझ लो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। साइंटिफिक भाषा में जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में हीट का फ्लो रुक जाता है तो उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। जब एक चीज से दूसरी चीज में हीट का फ्लो रुक जाता है तो उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 9 पर आ चुके हैं, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गुब्बारे बनाए हमने यहाँ पर, गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है या कोई और गैस भरी जाती है, जो गुब्बारे उड़ते रहते हैं ऐसे आसमान में, अगर छोड़ दो तो ऊपर उड़ जाते हैं। कमेंट करके बताइएगा क्या आपको पता है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। डू यू नो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। चलिए खैर चैप्टर की बात करेंगे। 8 पीरियड दिए गए हैं इसके लिए, लेकिन आपके स्कूल में पक्का मुझे पता है एक क्लास में इसको उड़ा दिया गया होगा। काइनेटिक थ्योरी चैप्टर, इसमें जो टॉपिक हैं कुछ भी डिलीट नहीं हुए हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, assumptions, concept of pressure, kinetic interpretation of temperature, RMS speed of gas, of molecules, degree of freedom, law of equipartition of energy। किसी गैस की एनर्जी तीनों डायरेक्शन में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बता के चल रहा हूँ। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इस चैप्टर को पढ़ ही ना पाएं, और जब ये वीडियो देख रहे हो और मैं बोल रहा हूँ लॉ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस डिस्ट्रीब्यूट्स इन इक्वली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, तो आपको याद हो जाए और आप लिख दो तो आपको नंबर मिल जाएंगे 2। एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, एवोगैड्रो नंबर। सारा चैप्टर रखा है, कुछ छोड़ा नहीं है। सबको पता है ये चैप्टर जेईई में बहुत ज़्यादा आता है, नीट में भी इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो सीबीएसई वालों ने इस चैप्टर को पूरा का पूरा रखा है, छोड़ कुछ भी काटा नहीं है इसमें से। अब क्वेश्चन आता है भैया इंपॉर्टेंट बताओ। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस नहीं है इंपॉर्टेंट, वर्क डन इन कंप्रेसिंग गैस नहीं है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का डेरिवेशन, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, इसकी वीडियो मेरी पड़ी है पुरानी, ये जरूर देख लेना आप। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, मैंने इसकी 2 वीडियो बनाई है जब मैं एक्टिवेट नहीं था चैनल पर, कभी कभी महीने 2 महीने में एक वीडियो बनाता था, तब की वीडियो है मेरी। एक पे मैंने कॉपी पे समझा रखा है लिखकर, और एक पर मैंने बोर्ड पे लिख रखा है स्कूल में, P = 1/3 mNv²। ये वाला डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है 3 नंबर का। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब काइनेटिक गैस जो एनर्जी होती है किसी गैस की, वो टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करती है। E = 3/2 kBT। सब कुछ भूल जाओ तो याद रखना किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे इसमें है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो मैंने आपको बताया है, और एक ये, बस 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर, मीन फ्री पाथ, सब आपको केमिस्ट्री में पता है। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसको 23 क्लास दी गई हैं। आप कमेंट करके बताना क्या आपके टीचर ने स्कूल के ऑनलाइन क्लास में इसको 23 क्लास दी है क्या वो 23 बार आया है लाइव आपको समझाने के लिए, कमेंट करके बताना।
इसका दो चैप्टर हैं, ऑसिलेशन और एक वेव है। चैप्टर नंबर 14 की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं हुए दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नीट की डॉक्टर बनना चाहते हैं वो इस चैप्टर को अच्छी तरह करके जाना। पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियोडिक फंक्शन, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह की इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस, और वो भी आएंगे सारे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में 2-3 सॉल्यूशन दे रखे हैं इसके, सोल्व एग्जांपल, वो आप करके जाना, वो उन्हीं में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, जब डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन के माइनस के प्रोपोर्शनल हो जाता है तो इस तरह की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, और इसकी इक्वेशन ऑटोमेटिक आ जाती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। फेज, ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स कांस्टेंट, एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल पेंडुलम, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, फ्री फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन। इस चैप्टर में सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सारी, मैं कुछ छोड़ नहीं पा रहा हूं, फिर भी चूंकि आप लोग, मैं वीडियो बना रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है तो बता देता हूं। ऑसिलेशन चैप्टर में जब आप पढ़ो ऑसिलेशंस तो बच्चों कुछ चीजें जरूर करके जाना, जैसे एसएचएम, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन में डिफरेंस पूछ सकते हैं। एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग का डेरिवेशन बुक में दे रखा, बहुत आसान है। एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, ये 3-4 चीजें हैं। और चौथी चीज है फ्री एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन, फ्री एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो ये चीजें मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा था जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। फ्री एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, एसएचएम का बता दूं, अगर किसी भी मोशन में एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के माइनस के प्रोपोर्शनल होता है उसको एसएचएम कहते हैं। पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन में डिफरेंस पढ़ लेना आसान है। एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, जब किसी स्प्रिंग की एनर्जी निकालते हैं तो उसमें 2 एनर्जी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी होती है आपको पता होगा हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की होती है हाफ kx²। अब इसमें v की वैल्यू रखनी पड़ती है हमें एसएचएम से, और सोल्व करके डेरिवेशन आ जाता है छोटा सा, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो आप जरूर करके जाना। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दी इस चैप्टर की, ठीक है दोस्तों। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी भूल गया हूं वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस इज द कंडीशन जब 2 चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेना के जवान जब पुल पार करते हैं तो कदम ताल करते हुए नहीं चलते, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे नहीं करते, वो ऐसे डिस्पर्स होकर चलते हैं। उनको ऑर्डर होता है कि आप सेना जब पुल पार करेगी तो डिस्पर्स होकर चलेगी। उसका रीजन ये होता है दोस्तों कि अगर सेना इस तरह चलेगी, इस तरह, तो क्या होगा, उसके पैरों की जो फ्रीक्वेंसी होगी एक साथ पैदा होगी, और अगर वो फ्रीक्वेंसी बाई चांस पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो पुल कोलैप्स भी हो सकता है। इसके अलावा आपके घर अगर सड़क पर है और वहां से कई बार ट्रैफिक जाता है तो आपकी घरों की खिड़कियों के कांच कांपने लगते हैं, वो भी रेजोनेंस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस या पढ़ गए। लास्ट चैप्टर है वेव्स। इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक काट दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मेरे हिसाब से इनको नहीं काटना चाहिए था, आसान भी थे। फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स और डॉपलर इफेक्ट। चलो फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक तो बेसिक सा है, पर डॉपलर इफेक्ट को नहीं काटना चाहिए था, ये गलती करी। जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, जैसे माउथ सिंथेसाइजर बजा रहा है लड़का, ये अंकल बजा रहे हैं, कुछ भी सारी चीजें जो आवाज पैदा करती हैं ये सब इस चैप्टर की देन है, वेव्स, क्योंकि वेव से ही आवाज पैदा होती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। अगर किसी वेव के चलने से मीडियम के पार्टिकल भी वेव के साथ उसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन करने लगे तो इस तरह की जो वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। पर अगर किसी वेव के चलने से कैमरे की तरफ वेव आ रही है और इस कमरे में जो गैस भरी हुई है उसके पार्टिकल वेव के चलने के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करने लगे, वेव इधर जा रही है, पार्टिकल इधर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो समझ जाना वो वेव कैसी है, ट्रांसवर्स वेव है। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव का फॉर्मूला पढ़ के जाना। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये जरूर आएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग्स एंड ऑर्गन पाइप्स, बीट्स क्या होती है, नंबर ऑफ बीट्स का फॉर्मूला n2 - n1। इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल भी क्या आएगा, 2 फ्रीक्वेंसी दे देंगे, एक होगी 575, एक होगी 570, पूछेगा एक साथ 2 वेव पैदा करी गई, बताओ कितने नंबर ऑफ बीट्स पैदा होंगे, तो आपको बस बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी घटा देनी है, तो आंसर आएगा 5 बीट्स, आंसर आ गया आपका। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है एक नंबर का। डॉपलर इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट था, बड़ा था, वो हटा दिया, आपके मजे आ गए बहुत ज्यादा, इसी में बच्चे फंसते थे, न्यूमेरिकल आता था इस पर। स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन पढ़ लेना। स्पीड के बहुत सारे फॉर्मूले हैं अलग अलग, जैसे एक फॉर्मूला है v = √T/m,
m मास पर यूनिट लेंथ होता है, t टेंशन होती है, स्ट्रिंग का फॉर्मूला है। लाप्लास करेक्शन भी पढ़ लेना, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, बट लाप्लास करेक्शन, लाप्लास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूटन के फॉर्मूले में करेक्शन किया था, तो ये बहुत फेमस है, लाप्लास करेक्शन भी पढ़ के चले जाना। अब जो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं सारे चैप्टर के, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन से चैप्टर की वीडियो सबसे पहली चाहिए और इनमें से कौन से टॉपिक आपको सबसे मुश्किल लगते हैं। जो टॉपिक आप सबसे मुश्किल बताओगे उन्हीं टॉपिक की वीडियो में पहले बनाकर डालूंगा आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम अब आने वाले हैं। ऑनलाइन एग्जाम होने के चांस कम है, कोशिश कर रहे हैं उसकी। कुछ स्कूल मान गए, कुछ स्कूल मानने वाले हैं, कुछ स्कूल मानेंगे नहीं, आपको पता है स्कूल जिद्दी होते हैं। 11 पूरी स्कूल के हाथ में होती है, तो पढ़ाई करते रहें। पूरी वीडियो देखने के बाद आप जो टॉपिक आपको सबसे मुश्किल लग रहा हो या आपको लग रहा है तो मैंने पढ़ाई नहीं यार, ये कहाँ से आ गया भाई, ऐसा होता है ना, ये क्या बता रहे हैं सर यार ये, क्योंकि हो सकता है आपने पढ़ाई ना करी हो या आपके स्कूल में पढ़ाई ना करवा पाई हो। ये जरूर कमेंट करना कि क्या सीबीएसई के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके स्कूल ने क्लास ली। जैसे एक चैप्टर के लिए 16 पीरियड बताया मैंने, तो क्या आपको टीचर ने 16 दिन पढ़ाया हो चैप्टर या एक दिन में खत्म कर दिया, ये कमेंट जरूर करना। अगर नहीं किया सही तरीके से तो स्कूल का नाम कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सारे दोस्तों को। ये वीडियो आपके हर दोस्त के फोन में चली जानी चाहिए अगर आप सच्चे दिल वाले इंसान। और मुझे पता है मेरे शेयर हो, टाइगर्स हो, अपने हर दोस्त को शेयर करोगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।